नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह और इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीयों की विजय गाथा की। 16 दिसंबर 1971 की वो कहानी जिसमें भारतीयों के पराक्रम, शौर्य और उनके युद्ध रणनीति ने लिखी थी एक नई गाथा और जन्म हुआ था एक नए देश बांग्लादेश का। तो कहानी हमारे साथ सुनिए कि आखिर कैसे भारतीयों के पराक्रम ने एक नए देश बांग्लादेश का उदय किया था। उन्नीस सौ 71 का युद्ध केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी। यह स्वतंत्रता, मानवाधिकार और न्याय के लिए संघर्ष था। पाकिस्तान जो जन्म से ही दो भौगोलिक हिस्सों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता ने देश के दोनों हिस्सों को अलग थलग कर रखा था। उस पर भी पश्चिमी पाकिस्तान का अपने ही देश के पूर्वी हिस्से के साथ अत्याचारपूर्ण और दमनकारी रवैये ने विभाजन की नींव रखी। पश्चिमी पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि शेख मुजीब पाकिस्तान पर शासन करें। आवामी लीग के बहुमत को नकार दिया गया। ये एक धोखा था पूर्वी पाकिस्तान के जनता के साथ। नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग उठने लगी। पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों की आवाज को कुचलने के लिए सेना बुलाई गई। पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड पूर्वी पाकिस्तान पहुंची, जिसने 25 मार्च 1971 में शुरू किया ऑपरेशन सर्चलाइट। इसे ऑपरेशन नहीं बल्कि नरसंहार कहना चाहिए। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, हत्या और रेप की इंतहा हो गई। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। दस लाख से अधिक लोग मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ और भारत में 1 करोड़ शरणार्थी पहुंचे। जिससे गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। बांग्लादेशी नागरिकों ने अपने संसाधनों को जमा कर एक हथियार बंद दल बनाया, जिसका लक्ष्य था पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार और भेदभाव से आजादी यानी मुक्ति। यही हथियारबंद दल आगे जाकर कहलाया मुक्ति वाहिनी। मार्च 1971 को भारत सरकार ने पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। भारत एक तरफ शरणार्थियों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहा था, तो दूसरी ओर वो जानता था कि इसकी एक सीमा है। 1 करोड़ शरणार्थी भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक भार भी थे। 1971 में अक्टूबर-नवंबर के महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने कई देशों का दौरा किया और वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस संकट में मूक दर्शक नहीं रह सकता। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया। अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसे ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया गया। लेकिन भारत तैयार था।
इस हमले ने 13 दिनों के ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत की। इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, ये युद्ध हम पर थोपा गया है और अब हमें इसका माकूल जवाब देना होगा। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। सुलेमान की खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। मुझे संदेह नहीं है कि सारे भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। भारतीय सेना ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर रणनीतिक हमले किए, जिसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना का अद्भुत समन्वय दिखा। ये जो लड़ाई हुई है, ये बहुत गूढ़ प्लानिंग के बाद में और सोच के बाद, और सोच आउट ऑफ द हैट। आउट ऑफ द हैट का मतलब होता है ये नहीं कि आप जो रटा रटाया वो करिए, आपको सिचुएशन चेंज होने पर क्या किया जा सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट को लाना, ट्रांसपोर्ट से बॉम्बिंग कराना, ये सारा का सारा और बाकी कार्यक्रम बाईपास करना। और ये आपको ये दिखाता है कि हमारे जो अफसरान थे उस समय, उनको पूरी छूट मिली हुई थी। भारत की फौज एक वेल कंट्रोल्ड, वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह आगे बढ़ी। कमांड एंड कंट्रोल इतना ज़बरदस्त था, टाइमिंग इतना ज़बरदस्त था, ट्रेनिंग और मोराल, क्योंकि हम राइट कॉज के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए हमारी जीत हुई और वो मुकर्रर थी, जीत होनी थी, और पाकिस्तान की हार हुई। पूर्वी पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में भारत से लगी सीमाओं पर पाकिस्तानी वायुसेना की हिमाकत की कोशिशों का भारतीय वायुसेना ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के पास मौजूद आधुनिकतम फाइटर जेट माने जाने वाले कई सेबर्स भी तबाह हो गए। I would like to make it absolutely clear that we shall defend our honor. We shall defend our territorial integrity with all the forces at our command. पूर्वी सीमाओं के साथ साथ पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमाओं पर भी तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ये साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान भारत को उसकी वेस्टर्न कमांड में उलझाना चाहता था। पश्चिमी कमांड की लड़ाई की खास बात थी थल सेना के साथ साथ वायु सेना का निर्णायक प्रहार। एयर सुपीरियरिटी हासिल करी, एयर ब्रिज बनाया, बॉम्बिंग करी, और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ट्रूप्स, नॉट सप्लाई ऑफ फूड या मेडिसिन या एम्यूनिशन, और उनको इवैक्यूएशन करना, ये सारा का सारा काम जो थी एयरफोर्स करती रही। इसलिए हमारा क्लॉक वर्क जैसे होता है ना, घड़ी चलती है, एग्जैक्टली वैसा हमारा ऑपरेशन हुआ। 13 दिन का ऑपरेशन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सारी दुनिया की आर्मीज इसको पढ़ती हैं कि ऐसे भी ऑपरेशन किया जाता है जैसे हिंदुस्तान ने किया। इसी बीच एंट्री हुई भारतीय नौसेना की, जिसने पाकिस्तान को जैसे अपाहिज कर दिया, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान तक न वायु मार्ग से जा सकता था और न ही जमीनी रास्ते से, और समुद्री मार्ग को तो भारतीय नौसेना ने रोका ही नहीं, जैसे पाकिस्तानी नौसेना को बर्बाद ही कर दिया। चार और 5 दिसंबर की दरमियानी रात को नौसेना ने कराची बंदरगाह को निशाने पर लेने के लिए शुरू किया ऑपरेशन ट्राइडेंट।
8 और 9 दिसंबर 1971 की आधी रात को भारतीय नौसेना के अभियान ने पाकिस्तान के कई मुख्य युद्धक जहाजों को कराची बंदरगाह के नजदीक ही ध्वस्त कर दिया। वहीं कराची बंदरगाह तक पहुंचना और निकलना असंभव हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में जैसोर, दरसाना, शमशेर नगर पर भारतीय सेना ने बढ़त बना ली थी। 5 दिसंबर तक कई महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थलों जैसे रेल सेवाओं, सड़कों पर कब्जा हो चुका था। पूर्वी पाकिस्तान की वायुसेना तो जैसे 48 घंटों में एक मलबे के ढेर में बदल गई। 5 दिसंबर 1971 की सुबह राजस्थान की सीमाओं के अंदर पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड पहुंच गई थी और वो जगह थी लोंगेवाला। लोंगेवाला की जंग में भारतीय सेना की मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पलटन ने जबरदस्त वीरता दिखाई और रही सही कसर भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पूरी की। लोंगेवाला में टैंक्स घुसाए थे पाकिस्तान के जैसलमेर के कुछ दूरी पे आके रुक गए थे। सबसे बड़ी गलती की थी, उनको कोई एयर कवर नहीं था। अब ये जो चीज़ समझने वाली है, अगर टैंक आपका मूव कर रहा है बिना एयर कवर के तो उसका मतलब है कि एक जैसे कि खरगोश भाग रहा है और ऊपर से बाज देख रहा है, वही स्थिति होती है और वो कहीं नहीं जा सकता। उनके 56 टैंक्स हमारे हंटर एयरक्राफ्ट जो थे जैसलमेर में, उन्होंने अगले दिन सुबह रात को पहुँचे। रात को नज़र नहीं आता था, सुबह का इंतज़ार हुआ और उन्होंने 1-2 दिन के अंदर, 2.25 दिन के अंदर 56 टैंक्स तहस नहस कर दिए। पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय सेना ने जबरदस्त पलटवार किया। यह हमला इतना विनाशकारी था कि पाकिस्तान के 2000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर भारत का कब्जा हो गया। उधर पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना को 9 दिसंबर तक ही बड़ी जीत मिल चुकी थी। सवाल बस ये था कि ढाका कब गिरेगा। भारत ने पूर्वी पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए फिर कहा ताकि खून खराबा होने से बच जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। The last. But a lot of men might die. This is the price of the freedom. But what freedom? Not yours. It's mine. Yes, my country, Pakistan. Do you still consider that you stand a fighting Pakistan chance will of... stay. Yes, inshallah, will stay. ढाका घिर चुका था। जमीन पर भारतीय सेना की मदद के लिए मुक्ति वाहिनी बेहद निर्णायक साबित हुई। वहीं चाहे चिटगांव हो या कॉक्स बाजार या फिर पूर्वी पाकिस्तान के दूसरे बंदरगाह, भारतीय सेना ने कड़ी चौकसी बिठा रखी थी। बल्कि आईएनएस विक्रांत से लड़ाकू विमानों ने पाक सेना को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। ढाका गिर रहा था और पाकिस्तान हार रहा था। मामला यूएन में भी उठा और पाकिस्तान को यहां भी रूस के वीटो की वजह से मुंह की खानी पड़ी। ढाका की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सरकार गिर चुकी थी, पाक सेना घिर चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान के सेना कमांडर जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी को आत्मसमर्पण का आखिरी संदेश भेजा गया। उन्होंने कुछ शर्तें थोपनी चाहिए, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कहा कि आत्मसमर्पण बिना शर्त होगा और हुआ भी वैसा ही।
हमारे जनरल JFR जेकब अलॉन्ग विद अदर जनरल्स, उन्होंने बिल के प्लान बनाया कि आप जो एडवांस कर रहे हैं वो हर जगह लड़िए मत, उनको बाईपास करिए। जैसे कि पानी बहता है तो इम्पेडिमेंट रास्ते में कोई आता है तो उसका बगल से निकल जाता है, साहब बगल से निकलिए, वो बाहर निकल के आपसे लड़ेंगे नहीं। तो क्योंकि वो फोर्टिफाइड डिफेंसिव में है, आपने खड़ाक से यही नीति अपनाई और एक जो फ्लोइंग वाटर पॉलिसी लगाई और ढाका को घेर लिया। ढाका में पाकिस्तानी ज़्यादा थे, पर जनरल JFR जेकब ने उनके खेमे में जाके हेलीकॉप्टर में लैंड करके उनको ये बताया कि देखो आपके दिन ख़त्म हो गए हैं, हमारी आर्मी ने घेर लिया है और पूरी बंगाल की जनता आग बबूला है, आपको खा जाएगी अगर आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। दुनिया के सैन्य युद्धों के इतिहास में पाकिस्तान की यह हार सबसे शर्मनाक मानी जाती है, क्योंकि उसके न सिर्फ 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, बल्कि हजारों सैनिकों ने अपनी जान भी गंवाई। भारतीय रणबांकुरों ने भी अपना बलिदान दिया, लेकिन अपने बलिदान से उन्होंने न सिर्फ एक नया इतिहास रच दिया, बल्कि भूगोल भी बदल डाला। भारत ने इसके तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, जिसे पाकिस्तान ने भी माना। We have repeatedly declared that India has no territorial ambitions. Now, as the Pakistani armed forces have surrendered in Bangladesh and Bangladesh is free, it is pointless in our view to continue the present conflict. बंगबंधु शेख मुजीब रिहा हुए और नवनिर्मित बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। पूरी तरह से टूट चुके बांग्लादेश के पुनर्निर्माण में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन बांग्लादेश में बदले हालात ने आज सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कट्टरपंथियों ने एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा जमाया है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। आज बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। बांग्लादेश में न तो हिंदुओं का धर्म सुरक्षित है और न ही उनकी जान। बात सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं है, बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के भी दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जब भारतीय सेना 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना के क्रूर अत्याचार से आजाद करवाने के लिए ढाका में दाखिल हुई। आप खुद देखिए कैसे बांग्लादेशी जनता भारतीय सेना के स्वागत में मानो गिरी जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने मसीहा के चरणों में नतमस्तक होता है। ध्यान से देखिए, 1971 में बांग्लादेश के लोग उनका उद्धार करने आए भारतीय सैनिकों को छूने के लिए लालायित हैं। भारतीय सैनिकों के हाथों को ये बांग्लादेशी चूमना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद के लिए भारत सरकार, भारतीय सेना और भारत की जनता का भी आभार जताया था।
आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा था। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনাদের সরকার, আপনাদের সৈনিক বাহিনী, সৈন্যবাহিনী, আপনাদের জনসাধারণ যে সাহায্য এবং সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছে, চিরদিন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে আপনারা জানেন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্ধকার ছেলের মধ্যে বন্দী ছিলাম দুদিন আগেও। और आज इसी बांग्लादेश में, इसी ढाका में, इन्हीं सड़कों पर हमारे तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी ये भूल गए हैं कि इसी भारत और उसकी सेना ने बांग्लादेश की बहन बेटियों की आबरू बचाई थी। ये भूल गए हैं कि कैसे 1971 में पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के हर शहर में मौत का नंगा नाच कर रही थी। तब भारत और उसकी सेना इनकी उद्धारक बनी थी। बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत शांति, मानवता और सह अस्तित्व का उपासक है, लेकिन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। उम्मीद है बांग्लादेश के मुट्ठी भर कट्टरपंथी इस इतिहास को जरूर याद रखेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।